back to the White Slate Padhai, and today this is our fourth lecture of the chapter Relations and Functions, and we will cover exercise 2.2. So अगर आपने इसके पहले के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले वो तीनों लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आए ताकि आपको यहाँ की सारी चीजें समझ आए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। उसके पहले अगर अभी तक आपने द व्हाइट स्लेट पढ़ाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। उसका फायदा ये होगा कि जब भी हम फ्यूचर में इस लेक्चर सीरीज या आगे किसी भी लेक्चर सीरीज की वीडियोस अपलोड करेंगे तो वो आप तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का। लेट ए बी ए सेट 1 2 3 4 so on till 14. Define a relation R from A to A by R is x y की ordered pairs such that 3x minus y is equal to 0 and x and y both belongs to the set A, and we have to find down its domain, codomain and range. So first of all क्या करना है हमें, R A to A हमें इस रिलेशन को यूज करके ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं एक्स वाई जो आर को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो आर में हमारे क्या क्या पेयर्स आ जाएंगे आपको याद होगा। हम लोग कैसे निकालते हैं एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर्स। एक्स हम लोग मान लेते हैं कि सपोज हमारे किसी फंक्शन का रिलेशन का इनपुट है और वाई आउटपुट है, तो एक एक करके एक्स में हम लोग ये वैल्यूज पुट करेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और उसके करस्पॉन्डिंग वाई निकाल लेंगे। जैसे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू वाई। ओके, तो अगर x को 1 रखते हैं, x को 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 1 3। तो पहली ऑर्डर पेयर क्या मिली मेरे को, x 1 रखा तो मुझे y मिली 3। ऐसे ही दूसरी ऑर्डर पेयर के लिए x को हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। x को 2 रखते ही y की वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू 2 6, तो 2 के लिए 6। ऐसे ही x को 3 रखेंगे तो y आ जाएगा 9, तो 3, 9, और x को 4 रखेंगे तो y आ जाएगा 12, तो 4, 12। x को 5 रखेंगे तो y आ जाएगा 15। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है हमें कि x और y दोनों सेट A को बिलोंग करते हैं और सेट A में 15 नहीं एग्जिस्ट करता, तो y की वैल्यू कभी भी 15 नहीं होगी और y कभी भी 15 नहीं होगी, मतलब कि x भी 5 वैल्यू नहीं लेगा इस रिलेशन के लिए। तो इस रिलेशन में बस ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स ही सिर्फ इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये तो होगा हमारा रिलेशन। अब हमें क्या निकालनी है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो देखो डोमेन आपको याद होगी, डोमेन क्या है, जो भी हम इनपुट देंगे। इनपुट हमारी सेट ए से आ रही है तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 14, तो डोमेन हो गई हमारी। ओके, तो डोमेन हो जाएगी यहां से वो वैल्यूज जो जो हम इनपुट में ले रहे हैं। तो देखो हम इनपुट में क्या ले रहे हैं, 1 2 3 और 4, ये सब इनपुट वैल्यूज हो गई, मतलब x की वैल्यूज। तो डोमेन क्या ले लेंगे हम, डोमेन हमारी क्या आ जाएगी 1 2 3 एंड 4। इन वैल्यूज को डालने पे, x की वैल्यूज डालने पे हमने एक y निकाली। अब कोडोमेन क्या हो जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू आ रही है, नहीं वो तो हमारी रेंज होती है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है 3, 2 के करस्पॉन्डिंग 6, 3 के करस्पॉन्डिंग 9 और 4 के करस्पॉन्डिंग 12। तो रेंज तो वो चीज हो गई जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं y की। डोमेन क्या, x की वैल्यूज जो हमारी इनपुट हमने ली थी। रेंज क्या, y की वैल्यूज जो हमारी आउटपुट आई। कोडोमेन आपको याद होगा, मैंने बताया था वो पिटारा है जहां पे से हम रेंज की वैल्यूज निकालते हैं। तो 3 6 9 12 आउटपुट की वैल्यूज हमने कहां से निकाली है, कहां लिखा था क्वेश्चन, ये देखिए फ्रॉम ए टू ए, ए है ना आउटपुट में, तो हमने इस ए सेट में से निकाली है ये वैल्यूज। तो कोडोमेन हमारी क्या हो जाएगी, यही सेट ए, दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 14। तो ये हो गए हमारे डोमेन, कोडोमेन और रेंज।
चलिए, तो अभी आपके सामने आ गया है सेकंड क्वेश्चन। डिफाइन द रिलेशन r ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय r x, y such that y is equal to x plus 5 where x is a natural number less than 4. x and y belong to set of natural number. कैपिटल एन हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करता है, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। डिपिक्ट द रिलेशंस यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो अभी ये रिलेशन हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है और डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में हम लिख लेंगे, अभी तक जो हम लिख रहे थे वो रोस्टर फॉर्म ही था, सेट बिल्डर में तो लिख नहीं रहे थे हम लोग। तो अब हम फिर से वही करेंगे, x को इनपुट मानेंगे, y को आउटपुट मानेंगे, x की एक एक करके वैल्यूज उठाएंगे। कैसे? x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, इस कंडीशन को यूज करके x की वैल्यूज उठाएंगे और y की क्या वैल्यूज आ रही हैं वो देखेंगे। और इसको भी हमें याद रखना है कि x और y दोनों हमेशा नेचुरल नंबर होने चाहिए। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो 4 से छोटे सिर्फ 3 ही नेचुरल नंबर होते हैं, हमें पता है 1, 2 और 3। तो हम x की वैल्यू रखेंगे 1, उसके करस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो लिख लेंगे। ऐसे ही x की वैल्यू रखेंगे 2, उसके लिए जो y आएगा वो लिख लेंगे। और x की वैल्यू रखेंगे 3 और उसके लिए जो y आएगा वो लिख लेंगे। और यही हमारे रिलेशन की वो 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगी जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो देखो x को 1 रखा है यहाँ पे, तो 1 + 5 6, y आ गया 6। ऐसे ही x को 2 रखा तो 2 + 5 7, x को 3 रखा तो 3 + 5 8। तो ये तो हो गया हमारा रिलेशन किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो ये पहला पार्ट आंसर का। दूसरा क्या है? फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन की जगह मैं डी लिख देता हूँ शॉर्ट में। डोमेन वो जो हम इनपुट में दे रहे हैं, तो इनपुट में हम क्या देख रहे हैं? x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, 1, 2 और 3। तो हमारी डोमेन क्या हुई? 1, 2 और 3 इनपुट वैल्यूज। और क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है। रेंज क्या होती है? डोमेन की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो आंसर आया। तो 1 डोमेन के लिए, इस 1 के लिए क्या आया था? 6, ऐसे ही 2 के लिए 7, 3 के लिए 8। तो ये 6, 7 और 8 हमारी रेंज हो गई। ओके ओके, तो अभी आ गया क्वेश्चन 3। ए इज अ सेट जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 5। बी में है 4, 6 और 9। डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A to B by XY ordered pair such that the difference between X and Y is odd. X और Y का डिफरेंस ऑड होना चाहिए। X जो है वो सेट A से आ रहा है, Y जो है वो सेट B से आ रहा है। हमें कुछ नहीं करना है इस बारे में, डोमेन रेंज कुछ नहीं फाइंड करना है, सिर्फ R को, इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। तो कंडीशन क्या है हमारे पास? डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। एक कंडीशन तो ये हो गई कि x और y का जो भी डिफरेंस आएगा, x माइनस y या y माइनस x भी बोल सकते हो आप उसे, वो ऑड होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि x जो है उसकी वैल्यूज हम यहाँ से उठाएंगे, y जो है उसकी वैल्यूज हम यहाँ से उठाएंगे। तो x की वैल्यू एक एक करके देखते हैं। x अगर मैं 1 ले लूं, अगर x 1 है तो y की किन किन वैल्यूज के लिए x माइनस y की किन वैल्यूज के लिए x माइनस y ऑड हो जाएगा, उनको मैं यहाँ पे लिख लूंगा। तो देखो x1 पे अगर मैंने y4 लिया तो 1 माइनस 4 कितना हुआ? -3। वो क्या है? एक ऑड नंबर है, तो x1 के लिए 4 मैं ले सकता हूँ y में। ऐसे ही 6 लूंगा तो 1 माइनस 6 -5, वो क्या है? एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे मैंने 6 भी ले लिया। ऐसे ही अगर मैं 9 लूंगा तो 1 माइनस 9 -8, वो एक इवन नंबर है, तो 9 हम नहीं लेंगे। तो x1 के लिए 4 और 6 का पेयर बना। ऐसे ही x अगर मैं 2 लेता हूँ, क्योंकि x a से आ रहा है इसलिए x की वैल्यूज मैं यहाँ से ले रहा हूँ, और y b से आ रहा है इसलिए y की वैल्यूज यहाँ से ले रहा हूँ। तो x अगर मैं 2 लूँ तो y की किन वैल्यूज के लिए x माइनस y ऑड रहेगा? तो देखो x2 के लिए अगर y को 4 लेंगे तो 2 माइनस 4 दैट इज -2 विच इज अ इवन नंबर, तो 4 तो नहीं लेंगे। ऐसे ही 6 लेने पे 2 माइनस 6 -4 दैट इज अगेन अ इवन नंबर, तो 6 भी नहीं लेंगे। बट 9 पे क्या हो जाएगा? 2 माइनस 9 -7। या आप लोग सोच रहे होंगे तो कि -2 -3 ये सब इवन नंबर ऑड नंबर कैसे हैं, तो आप इसको उल्टा भी देख सकते हो। x माइनस वाई की जगह अगर आप माइंड में y माइनस एक्स कंसिडर करो तो देखो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 4, 4 क्या है? इवन नंबर है, तो वो तो हमारी कंडीशन में सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे।
ऐसे ही x2 के लिए अगर y 9 होगा तो 9 माइनस 2 कितना हो गया 7। 7 तो ऑड नंबर है, तो x2 पे मैं y को 9 ले सकता हूं। ऐसे ही x3 और x5 के लिए लिख लेंगे। तो देखो x3 के लिए क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1, तो वो एक ऑड नंबर है तो 4 ले लेंगे। ऐसे ही 6 भी आ जाएगा बट 9 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3 माइनस 9 क्या है -6, या फिर 9 माइनस 3 क्या है 6, दैट इज अ इवन नंबर, सो विल नॉट टेक दैट। अभी 5 के लिए देखो 4 और 6, 5 माइनस 4 1, तो इसको ले लेंगे 4 को, और 5 माइनस 6 -1 ये भी एक है तो इसको भी ले लेंगे। बट 5 और 9 का डिफरेंस 4, तो इसको नहीं लेंगे। तो x1 के लिए 4 और 6, x2 के लिए 9, x3 के लिए 4 और 6, x5 के लिए भी 4 और 6। तो हमारा रिलेशन रोस्टर फॉर्म में क्या आ गया, x जब 1 होगा तो हमें दो आउटपुट मिल रही है 4 और 6, तो एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगी 1 और 4 की, और एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगी 1 और 6 की। इसका क्या मतलब है कि 1 इनपुट पे एक आउटपुट 4 आ रहा है, 1 इनपुट पे एक आउटपुट 6 भी आ रहा है। ऐसे ही 2 के साथ सिर्फ 9 बनेगा, 3 के साथ 2 फिर बनेंगे 4 और 6, और 5 के साथ भी 2 और बनेंगे 4 और 6। तो 3 के साथ 4, 3 के साथ 6, ऐसे ही लास्ट नंबर है हमारा 5, 5 के साथ 4 और 5 के साथ 6। तो ये हो गया हमारा रिलेशन सेट विद रोस्टर फॉर्म में। ओके ओके, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. This is not 3, this is 4. This says the figure shows a relation between sets P and Q. Write the relation in set builder form and in roster form. Find its domain and range. तो यहाँ पे हमें फिगर के रूप में एक रिलेशन गिवन है, इसको हमें सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो देखो पिछले क्वेश्चंस में हालांकि अभी तक हम सिर्फ रोस्टर फॉर्म में डील कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग उनको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखें, क्योंकि देखो यहाँ पे सारे एक एक क्वेश्चन सॉल्व लिखने की मेरी ये वजह है कि आप में से जो लोग बुक्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं एनसीईआरटी, वो एटलीस्ट एनसीईआरटी पूरी अच्छे से पढ़ें, और एनसीईआरटी काफी है आपको मैथमेटिक्स में स्ट्रांग बनाने के लिए। तो अगर आप और बुक्स, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो शायद आप और भी बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं इस वक्त, या किसी भी वजह से आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ऐसे में आप खुद को स्ट्रांग बना सकते हैं इन क्वेश्चंस को और हार्ड बना के। अगर आपसे रोस्टर फॉर्म पूछा है तो आप उसमें सेट बिल्डर भी निकालने लगे, सेट बिल्डर पूछा है तो रोस्टर भी निकालने लगे, जहां सिर्फ डोमेन और रेंज पूछा है वहां कोडोमेन भी निकालिए। तो अभी इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द फिगर शोज द रिलेशन, ये तो हमने देख लिया, पी और क्यू फिगर के हमें गिवन है, और हमें इसे रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और डोमेन और रेंज निकालनी है। तो देखो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे, इस रिलेशन का कुछ नाम तो है नहीं, तो इस रिलेशन को हम लोग नाम दे देंगे लेट्स से आर। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या हो रहा है, यहां से इनपुट आ रही है और ये जा रही है आउटपुट यहाँ पे। तो अगर मैंने 5 इनपुट ली तो आउटपुट क्या आई 3, तो एक ऑर्डर्ड पेयर हमारी बनेगी 5,3 की। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे इस फिगर से ये लिखा, तो शायद आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो वो भी देखिए ताकि ये समझ आए। ऐसे ही 6 के लिए क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 6 और 4, और अभी तक जैसे हम x और y में खेल रहे थे तो एक तरह से वो ये y है, ये x हो गया हमारा और ये y हो गया। ओके, तो 6 के लिए 4 और 7 के लिए हमारा आ रहा है 5। तो ये तो हमारे हो गए ऑर्डर्ड पेयर्स जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये रिलेशन हमने किस फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया है। अब हमें इसी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा x, y सच दैट, अब x, y की ऑर्डर्ड पेयर्स तो बन रही हैं, पर x और y में क्या रिलेशन है, अब आपको रिलेशन इससे ढूंढना है, इससे ढूंढ लो या इससे ढूंढ लो एक ही बात है। तो आपने देखा कि जब x 5 था तो आउटपुट 3 आ रही है, तो ये एक्चुअली एक तरह से क्या हुआ यहाँ पे 5 से 3 आप कैसे बना सकते हो, आप 5 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 बन जाएगा, पर ये हर पेयर पे सेटिस्फाई होना चाहिए, सिर्फ एक पे नहीं। तो क्या 6 में से भी वही लॉजिक लग रहा है कि 5 में से 2 घटाया तो 3 आ गया, क्या 6 में से 2 घटाने पे ये वैल्यू आ रही है, बिल्कुल आ रही है, 6 माइनस 2 इज 4, ऐसे ही 7 माइनस 2 इज 5। तो यहाँ पे आपने रिलेशन देखा कि जो आउटपुट y आ रही है वो इसमें x में से 2 घटाने पे आ रही है,
तो यहाँ पे रिलेशन बना y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। इसको आप अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप इसको ऐसे ही लिखो, आप इसको x माइनस वाई इज इक्वल टू टू भी लिख सकते हो। ये टू यहाँ भेजेंगे माइनस से प्लस का हो जाएगा, y यहाँ भेजेंगे तो प्लस से माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू टू। ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीजें सही हैं क्योंकि दोनों एक ही रिलेशन को शो कर रही हैं। तो r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एंड x और y किसको बिलोंग कर रहे हैं, देखो x बिलोंग्स टू p, p से आ रहा है x एंड y बिलोंग्स टू q क्योंकि y q से आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी डोमेन और रेंज, डोमेन क्या है, जो इनपुट वैल्यूज लेंगे, मतलब कि डोमेन तो हमारी हो गई सेट p 5 6 7। ऐसे ही रेंज क्या होगी, जो आउटपुट आ रही है 5 6 7 के करस्पॉन्डिंग, तो 5 6 और 7 के लिए क्या आ रहा है 3 4 और 5, तो रेंज हो जाएगी हमारा सेट q विच इज इक्वल टू 3 4 एंड 5। सिंपल। Okay, so now we have question number 5. Let A be a set which has elements 1, 2, 3, 4 and 6. Let R be the relation on A defined by A, B ordered pair where A and B belongs to the set A and B is exactly divisible by A. B जो है वो A से डिवाइड होना चाहिए, ये हमें कंडीशन मिल गई, और ये भी कंडीशन है कि A और B दोनों इस सेट के होने चाहिए। राइट R in roster form and find its domain and range. सिंपल, सारे क्वेश्चंस की तरह क्या करेंगे, अब x और y की जगह हमें यहाँ पर a और b मिल गया, तो a में हम ये सारी वैल्यूज इनपुट करके देखते जाएंगे कि क्या a और b इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे रिलेशन क्या है, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, ये एक्चुअली स्मॉल b है नॉट कैपिटल B, एंड दिस इज स्मॉल a क्योंकि हम इन a कॉमा b की बात कर रहे हैं। तो b अपॉन a इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर आना चाहिए 0, तो हमें वो पेयर्स देखनी है जिनमें b को a से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर उल्टा करेंगे अब की बार, ये सिंपल क्यों है, जब भी डिविजिबिलिटी वाली बात आती है कि b की वैल्यू और a की वैल्यू हमें दोनों ढूंढनी है तो ही रिलेशन आएगा, ये नहीं है कि a की वैल्यू रख दें और b की उसके करस्पॉन्डिंग देख लें, वैसे आ जाएगा उससे भी कोई नहीं। सिंपल तरीका ये है कि हम b के लिए a ढूंढें। तो अभी देखो, अगर a 1 है, जैसे चलते थे हर बार वैसे ही चलते हैं, अगर a 1 है तो एनीथिंग अपॉन 1, अगर आप 1 के ऊपर कोई भी नंबर लिख दो, जैसे 4 लिख दिया, 3 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, तो सारे नंबर 1 से तो एग्जैक्टली डिविजिबल होते ही हैं। तो जब भी a 1 होगा, a में हम अगर 1 रखेंगे तो b की कोई भी वैल्यू रख दो आप इसमें से या कहीं से भी कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट इट्स अ डिफाइंड वैल्यू, अगर आप कोई भी डिफाइंड वैल्यू b की रख दो तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। सो एनी वैल्यू ऑफ b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a इफ a इज 1। a की वैल्यू अगर 1 रख दें तो b की कोई भी वैल्यू डिविजिबल हो जाएगी। तो a 1 के लिए तो यहाँ पर हमें सारे पेयर्स सेटिस्फाई हैं, 1 2 3 4 और 6 सब कुछ। तो सबसे पहले a 1 के साथ हम सब कुछ रख लेंगे, 1 भी रखेंगे, तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 और 4 और 6, तो 1 तो सबको सेटिस्फाई कर गया। अब अगर a 2 आया, अपॉन 2 में देखो, अपॉन 2 में अगर मैं b की वैल्यू 1 रखता हूँ, b की वैल्यू 1 रखने पे 1 अपॉन 2, क्या इसका रिमाइंडर 0 आएगा? कभी नहीं आएगा, ये तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि 1 तो 2 से ऐसे ही छोटा हो गया, तो 1 तो नहीं हुआ। b को अगर मैं 2 रखूं तो 2 अपॉन 2, ये क्या हुआ 2 अपॉन 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 2 सेटिस्फाई कर जाएगा। तो एक पेयर हमें मिली 2, 2। ऐसे ही अगर अब मैं b को रखूं 3, तो 3 अपॉन 2, ये क्या आएगा 3 अपॉन 2, हमें यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा 1। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है 3 अपॉन 2 कैसे है, वैसे आना चाहिए तो 11th क्लास में तो ये ऐसा कुछ हो रहा है, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 1, तो ये 3/2 में रिमाइंडर 1 आ रहा है, ये 1 रिमाइंडर नहीं आना चाहिए क्योंकि हमें कंडीशन गिवन है b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a।
तो 3 तो नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 4 है ना, हाँ 4/2 रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 4 भी यहाँ पर सेटिस्फाई कर गया। ऐसे ही 6 भी 2 3 जा 6, तो 6 भी सेटिस्फाई हो जाएगा, तो 2,6। अभी देखो आगे के मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। अगर a की वैल्यू 3 रखेंगे तो 1 और 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा, 3 कर जाएगा, तो एक मिल जाएगा मुझे 3,3। और ऐसे ही 4 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 4/3 हो जाएगा, तो रिमाइंडर आ रहा होगा 1 का। 6/3 कितना होता है 2, तो रिमाइंडर 0, तो 6 सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इस पे रिमाइंडर आ रहा है 0। ऐसे ही 4 पे 1 2 और 3 नहीं करेंगे, तो इससे वैसे ही छोटे हैं, 4 के साथ 4 कट जाएगा, तो 4 और 4 के साथ 6 कभी नहीं करेगा, 6/4 कितना है, रिमाइंडर आ जाएगा 2, 4 1 जा 4 और 6 - 4 2, तो 2 रिमाइंडर आ गया। ऐसे ही जब 6 आएगा तो 1 2 3 4 किसी को नहीं लेगा, सिर्फ खुद के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो ये रिलेशन हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में जो हमसे पूछा गया था। अभी हमें इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। सिंपल है, डोमेन क्या है, इनपुट वैल्यूज, इनपुट में हमने क्या लिया है 1 2 3 4 और 6, मतलब सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे ली हैं। तो ये तो हो गया हमारा डोमेन। डोमेन क्या है हमारा, यही सेट ए, तो पूरा सेट लिखने की जगह मैं ए लिख देता हूँ यहाँ पे, सिर्फ ए का मतलब है 1 2 3 4 और 6। और रेंज की बात करें अगर, तो रेंज क्या हो जाएगी, जो वैल्यूज आई हमारे पास, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया और 6 भी आया, और यही वैल्यूज तो रिपीट हो रही हैं, तो रेंज भी हमारी ए हो गई। तो डोमेन और रेंज हमारी दोनों ए हो गई। ओके, और ये रहा हमारा रिलेशन रोस्टर फॉर्म में। ओके, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय ये कंडीशन। बाकी सब क्वेश्चन की तरह है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे और डोमेन और रेंज निकालेंगे। वैसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, बट अगर सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो हमें सामने सामने दिख जाता है क्या डोमेन क्या रेंज, और इजी हो जाता है हमारे लिए। तो अब ऐसी टर्म आ गई हमारी ऑर्डर्ड पेयर x और x प्लस 5। अब ये आपको कुछ नया लग रहा होगा, अभी तक हम x, y देखते थे, तो इसको देख के कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली x, y ही है। अब हमें कंडीशन इस क्वेश्चन में ही दे दी है। कैसे, ये तो x के साथ मैच हो गया और y क्या हो गया, x प्लस 5। तो ये ऑर्डर्ड पेयर की कंडीशन जो अलग से लिखी होती थी वो एक तरह से इसी के अंदर लिख दी है। तो अभी हमें कंडीशन क्या मिली है कि y जो है वो क्या हो गया, x प्लस 5। तो हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं x और x प्लस 5। तो x हम क्या लेते थे, जो भी हमें गिवन हो, x यहाँ देखो हमें गिवन है, कहाँ से आ रहा है, इस सेट से आ रहा है। ये सेट क्या है, 0 1 2 3 4 5। तो एक एक करके ये वैल्यूज रख लेंगे हम लोग। तो ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बन रहे हैं, x और x प्लस 5। तो x रखना शुरू करेंगे, x अगर 0 रखा तो 0, और 0 प्लस 5 कितना हुआ 5, तो एक पेयर बना 0,5। ऐसे ही x को रखेंगे 1, तो 1 प्लस 5 6, तो 1,6। ऐसे ही x को रखेंगे 2, तो 2 प्लस 5 7। x को रखेंगे 3, 3 प्लस 5 8। x को रखेंगे 4, 4 प्लस 5 9। x को रखेंगे 5, 5 प्लस 5 10। ओके, तो ये तो हो गया हमारा रिलेशन कौन से फॉर्म में, ये था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। हमने इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लिया क्योंकि अब हमें पता है कि जो भी ये वाली वैल्यूज हैं जो पहले आ रही हैं, ये सब हमारी डोमेन है। ये सब क्या है, हमारी डोमेन, और हमें क्वेश्चन में डोमेन और रेंज निकालना था, तो ये सारी वैल्यूज तो हमारी हो गई डोमेन। तो डोमेन क्या क्या है, देखो 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। और रेंज क्या है, जो आउटपुट में वैल्यूज आ रही हैं। तो देखो आउटपुट में क्या आ रही है, 5 6 7 8 9 और 10। 5 6 7 8 9 और 10। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ तो गिवन था कि x जो है वो 0 1 2 3 4 5 में से होना चाहिए, तो फिर सर आपने ये कैसे लिख दिया कि रेंज जो है वो 5 6 7 8 9 है, सिर्फ 5 होना चाहिए था क्योंकि ये यहाँ पे है 6 7 8 9 10 तो इसमें है नहीं। तो देखो मैं ये कहूंगा कि क्या कहीं पे भी इसमें लिखा है कि यहाँ वाली वैल्यूज
जो जिसको हम y एक्चुअली मानते हैं कि ये y के लिए ऊपर कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है क्या? ये रेंज हमारी क्या होती है हमेशा, आउटपुट जो y आ रही है हमेशा हर क्वेश्चन में से, ये वो है ना। यहाँ y के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, यहाँ सिर्फ x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि x जो है वो इन्हीं वैल्यूज में से आएगा 0 1 2 3 4 5। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो y है ये क्या है, x प्लस 5। तो अगर आप इस पे देखें तो कंडीशन क्या बनेगी कि x प्लस 5 जो है वो इसमें बिलोंग करे, ये कंडीशन बनेगी रेदर कि x इसमें बिलोंग करे। तो x प्लस 5 देखो इससे बिलोंग करेगा हमेशा, x प्लस 5, x 0 रखोगे तो 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 1 6, तो यहाँ पर 6 आ गया। यानी अगर ये नहीं भी समझ आया है तो आप इसको ऐसे समझ लो कि आउटपुट रेंज में जो y आ रहा है उस y पे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा है किसी भी कंडीशन से, सिर्फ इस x से लग रहा है। ओके, सो नाउ वी हैव हियर इज क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन r x x स्क्वायर। फिर से पिछले क्वेश्चन जैसा यहीं पे हमें कंडीशन दे दी है कि y जो है वो x स्क्वायर है, वेयर x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। अब इनपुट के लिए ये कंडीशन है, पहले हमें x ये दिया था किस सेट को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे ये दे दिया x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, वैसे रोस्टर फॉर्म में तो लिख दूंगा मैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन इतना ही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन में इसकी डोमेन रेंज और कोडोमेन भी फाइंड करें। तो x और x स्क्वायर, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो देखो लेस देन 10 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 0 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 4 नॉट अ प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 6 नॉट अ प्राइम नंबर, 7 यस, एंड देन 8 9 10 कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो x तो हमारा इस सेट को बिलोंग करेगा, हमें पता चल गया। ये सेट क्या है, ये सेट हमने इस कंडीशन से निकाला, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो ये सारे वो प्राइम नंबर्स हैं जो 10 से छोटे हैं। अब हमें बस x को एक एक करके इस रिलेशन में पुट करके r की वैल्यू निकाल देनी है। तो r की वैल्यू जब मैं x को रखूंगा 2, तो x स्क्वायर कितना हो गया 4, ऐसे ही मैं x को रखूंगा 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, ऐसे ही x को रखा 5, तो 5 स्क्वायर इज 25, ऐसे ही x को रखा 7, तो 7 का स्क्वायर है 49। अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप लोग को एटलीस्ट 20 या 25 रेदर, अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल, बस हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया दिखेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट A इज अ सेट जिसमें एलिमेंट्स हैं x y z, B इज अ सेट जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। अभी हमें A से B तक कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं वो फाइंड करना है। अभी तक तो हमें रिलेशन दे दिया जाता था और उसमें हम लोग कुछ भी मैनिपुलेशन करके कुछ ना कुछ फाइंड आउट करते थे जो भी हमसे मांगा गया होता था। अब हमसे वो यही पूछ रहा है कि रिलेशन कितने हो सकते हैं, मुझे यही बता दो। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सपोज मुझे एक सेट गिवन है A, हमें रिलेशन जब भी A टू B गिवन है या A टू A ही दे देंगे तो ये 2 सेट हमें यहाँ पे गिवन होंगे, या तो वो एक ही सेट 2 बार रिपीट हो रहा होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ पे है कि A और B अलग अलग हमें गिवन है। तो सपोज A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A जितना भी है, सपोज P है, यहाँ पे कितने हैं 3 है। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B सपोज Q है, यहाँ पे वैसे कितने हैं 2 है। तो यहाँ वाले केस में देखो P की वैल्यू क्या है 3 और Q की वैल्यू क्या है 2। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट A एंड सेट B गिवन है P और Q, तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B हम लोग निकाल सकते हैं। एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है 2 टू द पावर P इंटू Q, और P और Q क्या है ये मैंने आपको बता दिया। P है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A और Q है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया 3 और 2 P इंटू Q की वैल्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3, दिस इज 2 टू द पावर 6, और 2 की पावर 6 कितनी होती है 64 होती है। तो यहाँ पर देखो कितने छोटे छोटे 3 टर्म्स थे और 2 टर्म्स थे, लेकिन कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं 64 रिलेशंस पॉसिबल हैं। ओके, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 सेज लेट R बी द रिलेशन ऑन Z डिफाइंड बाय, Z क्या है आपको याद होगा, ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। Z इज
सेट ऑफ इंटीजर्स। z को हम हमेशा सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। डिफाइंड बाई r इज इक्वल टू a कॉमा b का ऑर्डर्ड पेयर, जहाँ पे a और b बिलोंग्स टू z, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, a और b दोनों इंटीजर है, और a माइनस b इज ऑल्सो इंटीजर। a माइनस b जो है वो भी इंटीजर होना चाहिए। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज ऑफ r। अब यहाँ पर बहुत बड़ी डोमेन और बहुत बड़ी रेंज आएगी। वैसे मेरा बहुत मन है कि ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूं, लेकिन चलिए, अभी आपसे वादा किया था कि सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, हमें सिर्फ ये दिया है कि सेट ऑफ इंटीजर्स है, कोई वैल्यूज तो गिवन नहीं है कि डोमेन और रेंज फाइंड कर लें। पहले तो हम कुछ भी करके सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में ले आते थे, जो हमें पहले दिख रहा होता था x की जगह उसको हम डोमेन मान लेते थे, जो y वाले प्लेस पे दिख रहा होता था उसको रेंज मान लेते थे। तो यहाँ भी वही करेंगे, आइडिया वही रखेंगे अपना। तो देखो a कॉमा b का ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है सच दैट a एंड b बिलोंग टू z, और a माइनस b जो है वो इंटीजर है। तो देखो एक्सट्रीम केसेस अगर लेके चलें, काउंटिंग हम देखें अगर, तो माइनस इन्फिनिटी जहां तक हम पहुंच नहीं सकते, वैसे तो यहाँ से शुरू होकर कुछ ऐसे आ जाती है -3, -2, -1, 0, और फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे शुरू हो जाती है 1, 2, 3 और सो ऑन टिल पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक जाती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये क्या लिख दिया है मैंने, ये मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स लिख दिया है। वैसे तो ये पूरा है सेट ऑफ इंटीजर। तो अब हमें कंडीशन क्या गिवन है कि a माइनस बी इंटीजर होना चाहिए, हमें ऐसे a और b के ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर आप किसी भी इंटीजर को किसी भी इंटीजर से सब्ट्रैक्ट कर लो। आप -3 को -1 से कर लो, 2 को 0, -2 को 0 से कर लो, 2 को 3 से कर लो, या आगे भी जितने भी टर्म है 2 को इस 0 से कर लो, 1 को -1 से कर लो। आप कुछ भी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन नहीं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लो a माइनस बी का किसी भी पेयर पे, कोई भी दो पेयर ले लो, वो पेयर हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही आएगी। मतलब कि जब भी आप दो इंटीजर वैल्यू को ऐड भी करोगे, यहाँ तो वैसे सब्ट्रैक्ट का केस है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, इनफैक्ट मल्टीप्लाई भी करोगे, तो जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर ही होगी। डिवाइड के केस में जरूर कुछ अलग वैल्यूज भी आएंगी, लेकिन जब भी आप ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करोगे दो इंटीजर वैल्यूज को, तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो इसमें क्या होगा, जब हम a और b के ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो, तो a और b के सारे इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब a में भी सारे इंटीजर्स की वैल्यू आएगी और b में भी सारे इंटीजर्स की वैल्यू आएगी। मतलब कि एक तरह से कुछ सेट ऐसे बन जाएगा हमारा, जो हम बनाते हैं ना अलग अलग वैल्यूज के लिए, एक मतलब सारे इंटीजर्स का सेट बन जाएगा एक। तो हमारी डोमेन भी z आएगी या z आएगी, इसको z प्रोनाउंस करते हैं। डोमेन भी हमारी सेट ऑफ इंटीजर्स z, और रेंज भी हमारी सेट ऑफ इंटीजर्स z। क्यों? क्योंकि a और b हमें इंटीजर्स लेने थे, और ये ऑपरेशन, जो कंडीशन जो हमें गिवन है a माइनस बी, ये हर इंटीजर वैल्यू को सेटिस्फाई करती है, इसलिए डोमेन भी z और रेंज भी z। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी एक्सरसाइज 2.2 का। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया। अगर कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो भी और द वाइट स्लेट पढ़ाई चैनल भी, और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।